सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा जिनका भी पेपर कल है, यानी कि 31 मार्च वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है और कौन कौन सी जो गलतियां हैं जिससे आपका पेपर खराब होता है उसको आपको अवॉइड करना है। और पार्ट बी जो है पेडागोजी वाला, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कल मैंने पिछली वीडियो में आपको जब रिव्यू दिया था, जिनका पेपर भी हुआ था 26 मार्च को, तो मैंने रिव्यू दिया था कि कैसा पेपर आ रहा है। तो आपको उससे अंदाजा लग गया होगा कि जो पेपर चल रहा है वो इजी टू मॉडरेट चल रहा है। और कई लोग ये भी बता रहे थे कि वो 180 190 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। पर आपको यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि देखो, 180 और 190 200 में से लगता है हमें आसान है कि हो जाएगा, पर आपको भी पता है कि बहुत सारे गलत हो जाते हैं। और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हमें 180 या 190 अटेम्प्ट करने हैं। हमें उतना अटेम्प्ट करना है जितने में हमारे काम हो जाए। तो अभी के लिए अगर मैं आपको अटेम्प्ट के पूरे सेफ बताऊं तो 170 से 175 के बीच बिल्कुल बहुत सेफ स्कोर है इतना, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। क्योंकि फालतू में अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। इस पेपर में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, इस पेपर में नेगेटिव भी होती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले कई बच्चे कह रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता, फालतू में बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे और हो सकता है कि आपका उसकी वजह से पेपर खराब हो जाए। तो जो भी आपको स्ट्रेस आ रहा है उसको आप दूर रख दो, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला है। बस खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखो और अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पर भी यकीन रखो, क्योंकि आपने मेहनत तो करी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी होगी। और थोड़ा बहुत डर लगना तो जेन्युइन होता है, वो दिखाता है कि हाँ, प्रिपेयर हो, आपने तैयार करी है। तो इसलिए बस यही है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब देखो, असली खेल क्या होता है। 200 मार्क्स का पेपर है और टाइम सिर्फ 2 घंटे है, मतलब टाइम बहुत कम है। और डीटरपेस में सेक्शन वाइज खुलते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शन वाइज खुलते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट पे बहुत बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाली बात है। तो देखो, अब आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। आपको पार्ट बी के लिए कम से कम 55 मिनट्स या 1 घंटे तो रखने ही रखने हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि पार्ट बी जो है उसमें इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। और जितना हमें इजी लगता है ना, वो कई बार इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं हमारी सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो एक एडवाइस मेरी आपको यहाँ पे ये रहेगी कि जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे उनको आप 2 बार पढ़ना, क्योंकि कई बार हमें नेगेटिव पूछा होता है, कई बार हमें पॉजिटिव पूछा होता है, पर हम लगा कुछ और देते हैं। इसलिए ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, तब उसका आंसर करना। और कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वगैरह से भी आ रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनसे भी आ रहे हैं, जैसे जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, इन सब से भी आ रहे हैं। पर हाँ, ये है कि क्वेश्चन जो है वो बेसिक आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद लोगे तब भी हो जाएगा, या थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स को देखोगे, कीवर्ड्स को देखोगे, तब भी आपके क्वेश्चंस वो बन जाएंगे। पर हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमें कम से कम क्वेश्चन जो है वो गलत करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सही करने हैं। तो पार्ट बी के लिए स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो और टाइम अच्छे से मैनेज करो, ताकि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, गलत ना हों। और अब बात करते हैं पार्ट ए के लिए। तो पार्ट ए में देखो, सबसे पहला रीजनिंग कौन सा है, सबसे पहला जो सेक्शन है वो कौन सा है, वो रीजनिंग का है। और रीजनिंग में हम बोलते हैं भले, पर वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो आप कोशिश करना कि अगर एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग जा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देना, क्योंकि अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहता है उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देने के बजाय। क्योंकि आपका सिर्फ एक ही सेक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं 20-20 नंबर के। और इवन पार्ट बी में भी 5 डिसिप्लिन खुलते हैं, मतलब 5 सेक्शन खुलते हैं पार्ट बी के लिए। तो आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद रीजनिंग के बाद हमारी जीके खुलती है। जीके में आपको ज्यादा नहीं, जीके में तो वही होता है कि अगर आता है तो आप टिक करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। तो इसमें 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत है। और आप ये चीज याद रखना, फालतू में तुक्के मत लगाना, कोई फायदा नहीं होता तुक्के का, इससे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही हमारा खराब हो जाता है। तो आप अवॉइड करना किसी में भी तुक्का लगाने पे। अगर 50-50 बन रहा है एक क्वेश्चन में, अगर ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको 50-50 श्योर हो, तो उसमें आप तुक्के लगा सकते हो। पर हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, उसमें ही लगाना है जिसमें आप बहुत ज्यादा श्योर हो। और आपको अवॉइड करना है फालतू के तुक्कों को, ताकि आपकी नेगेटिव ना जाए। और फिर उसके बाद खुलती है हमारी मैथ। तो मैथ में कई बच्चों का डाउट ये होता है कि उन्हें उनकी जो मैथ होती है वो वीक होती है। तो आप कोशिश करना कि 9, 10 या 11, 12 जो आपके क्वेश्चन है मैथ में वो सही हो, और फालतू के उसमें भी तुक्के नहीं लगाने हैं।
क्योंकि पता है पेपर खराब हो जाएगा तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए आपको मैथ में भी एटलीस्ट इतना कर लेना है कि आपके 9-10 क्वेश्चन सही हों, और जो भी बाकी के सेक्शंस बचेंगे तो उनमें से आपको अच्छे से करना है। फिर मैथ के बाद हमारा कौन सा खुलता है, हमारा खुलता है हिंदी। अब हिंदी तो सुनने में आ रहा है कि इजी आ ही रही है, उसमें तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि हिंदी में 19 से 20 क्वेश्चंस आप पूरे पूरे अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए मैंने आपको क्लासेस दे रखी हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे बहुत सारी दे रखी हैं, और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उन क्लासेस को कर लेते हैं तो आपके 18-19 बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, उसी पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसी पे करवाए, उससे बाहर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। और इवन मैंने जो वोकेबलरी है वो भी आपको उसकी पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, इडियम्स वगैरह, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब की करवा रखी है। और क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, किस लॉजिक से सॉल्व करते हैं, वो भी मैंने आपको सब करवा रखा है। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 19 से 20 नंबर आपके इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैंने टोन्स, मतलब पैसेज जो आता है उसमें टोन्स वगैरह, उसकी थीम वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो करवा रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए आपके 19-20 इंग्लिश में कहीं भी नहीं जाएंगे। अब फिर आ जाता है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए मेरी वही एडवाइस है कि जब पार्ट बी आप अटेम्प्ट करो तो हर क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना। क्योंकि देखो, अगर कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, मतलब फैक्ट से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जीन पे आ जाए, उसकी 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको तो डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच इज द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो सेकंड स्टेज कौन सी होती है, पहली हमारी सेंसरी होती है, फिर दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल होती है। तो इसको तो आप इजिली कर लोगे। तो ये वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगेगा। पर जो थोड़े क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टोन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हमसे पूछा गया होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, तो उसमें हमें पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ना, तभी आप अटेम्प्ट करना। और सेफ स्कोर, मतलब कितना आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं आपको सही बता दे रहा हूँ, 170 से लेके 175 के बीच आपको जेन्युइन अटेम्प्ट ही रखना है, आपको फालतू का अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ, अगर इससे ज्यादा आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब 180 तक भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, तब आप 180 तक पहुंचना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 190 या 195 या इतने अटेम्प्ट करे हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि उनमें से बहुत सारों के गलत हो जाएंगे। वो हमें वहीं पे लगता है कि पेपर इजी आ रहा है, पर जब बाद में पता चलता है ना, तो बाद में गलत हो जाते हैं। और डी ट्रिपल एस बी में आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल तो पता ही है, किसी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी के बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें कोशिश रखनी है कि हमारे रॉ मार्क्स 170 इतने तक आ जाएं, क्योंकि 170 सेफ स्कोर रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी टॉप नहीं करना है, हमें बस एक जॉब लेनी है, फिर आगे बढ़ जाना है। तो यही वाली जो स्ट्रेटेजी वो ठीक रहेगी, और आप इतने ही अटेम्प्ट करना। हाँ, अगर इससे ज्यादा आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तब भी आप अटेम्प्ट करना, वरना फालतू में अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि फालतू में अटेम्प्ट करोगे, तुक्के में अटेम्प्ट करोगे, तो क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि गलत ही हो जाए। 1-2 क्वेश्चन में आप तुक्के लगाते हैं तो वो चलता है, पर हर क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं लगाना है। जैसे कि जीके में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आते हैं तो 13, 14 या 15 तक डुएबल अगर आपको लग रहे कि हो जाएंगे, तभी करना। फालतू के अटेम्प्ट मत लेना, फालतू के तुक्के मत लगाना, उससे किसी का भी कोई भी फायदा नहीं होता है। और आपको ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करती जानी है, जैसे कि फालतू के तुक्के लगाना, और किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम देना। आपको किसी भी सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, जितना मतलब सफिशिएंट टाइम होता है उतना ही देना है। रीजनिंग में मान के चलो आपको 20-25 मिनट ही देने हैं। रीजनिंग में भी ऐसा नहीं कर जाना है कि आपको 20 में से 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। और आपके 17-18 भी एकदम करेक्ट जा रहे हैं ना, और 1-2 क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, वो आपसे नहीं हो रहे, तो आप उनको बेटर स्किप कर देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सेम मैथ में भी आपको यही करना है, और बाकी के जो सेक्शंस हैं उसमें भी यही करना है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि जो पार्ट ए है उसमें कम से कम आप 1 घंटे ले लो, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है, इनफ होता है पार्ट ए के लिए, 100 क्वेश्चंस के लिए। और फिर पार्ट बी के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता भी दी है।
तो बस यही है। और जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरी एक मैराथन डाली हुई है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लेना। वो एकदम जेन्युइन वीडियो है, मैं इतना कह सकता हूँ कि उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने हर सब्जेक्ट को कवर करवा रखा है, जीके जीएस का। और मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, भले ही कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, आप बता देना जैसा हो। और जो भी मैंने इंग्लिश के लिए करवाया, आप उनको भी देख लेना एक बार। एंड एक और चीज, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो, ये सिर्फ है तो एक पेपर ही, ठीक है, आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, पर आपको इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बस खुद पे भरोसा रखना है और एक बिलीव रखो यार, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो विश्वास है खुद के ऊपर, उसको नहीं खोना है। और पेपर में जाके बिल्कुल भी कोई भी नर्वसनेस या बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देने आते हैं, वो सभी पहली बार ही दे रहे हैं कुछ तो इसलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसलिए पूरी नींद लो, अच्छा खाना खाओ और माइंड को थोड़ा काम रखो। और जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, और जितना आपको आता है उस पर विश्वास रखो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो फालतू में कोई भी स्ट्रेस आप बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आप ये जो रिव्यू देखते हो कि कई बच्चे 180 190 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, बिल्कुल भी इससे कोई भी डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं, वो हमें लगता तो आसान है कि 190 195, पर कई बार क्या होता है, हम इजी के चक्कर में जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आता है उस पे विश्वास रखो, जितना पढ़ा है उस पे यकीन रखो, और आराम से पेपर दे के आओ, पूरी नींद लो और अच्छा खाना खाओ, और माइंड को क्या हो, फ्रेश रखो। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ये सारी चीजें लगती तो छोटी हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको कुछ बच्चे कह रहे थे कि PQRS में दिक्कत आती है इंग्लिश के में, तो वो मैं आपको 20 क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखना। तो अब हम जो 20 क्वेश्चंस हमारे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कौन सा टॉपिक रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, जो PQRS होते हैं इंग्लिश में। इस मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम बिल्कुल एकदम लॉजिक से करेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई भी इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, एकदम लॉजिक से। और आपको ऐसे ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। और मैं लिख के देता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एक दो आएंगे PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जंबल से आएंगे, वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है वो DSSS PRT TGT PGT और MTS सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये रिसेंट PYQs पर बेस्ड हैं, जो 2025 और 26 में हुए हैं। तो अब हम हमारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा कि आपको इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आप जितना भी है ये पूरा का पूरा रीड कर लो एक बार। तो करते हैं हम रीड। द टीचर एंटर द क्लासरूम एंड ग्रीटेड द स्टूडेंट्स वार्मली आफ्टर द बेल रैंग टू बिगिन द लेसन विद अ स्माइल। तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक ये पता चल रहा है कि टीचर है वो क्लासरूम में आता है, बच्चों को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करता है, बेल बजती है और वो अपना लेसन शुरू करता है कि स्माइल के साथ। तो इतना हमें लॉजिक यहाँ से लग रहा है। आपको पहले मीनिंग पता कर लेनी है उसकी, जो भी ऐसा सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसकी मीनिंग पता कर देनी है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। फिर सेंटेंस के बाद क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें पता करना है। फिर उसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले OPQRS हम सबको देखते हैं। सब इसमें लिखा है द टीचर एंड ग्रेटेड आफ्टर द टू बिगिन विथ। तो देखो, बाकी सब में आप देखो एंड, आफ्टर, टू और विथ, इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं। तो हमारा एक ही बचता है ओ, द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ऑब्वियसली टीचर जो वो क्लासरूम में एंटर करा होगा उसने। तो सबसे पहले हम ओ को ही पकड़ते हैं। फिर उसके बाद ओ के बाद हम देखते हैं एंड ग्रीटेड द स्टूडेंट्स वार्मली आफ्टर द बेल रिंग। फिर ओ के बाद हमारा आता है, ओ के बाद हम देखते हैं। तो देखो, टीचर ने क्लासरूम में एंटर्ड किया, मतलब क्लासरूम में आए। एंड ग्रेटेड द स्टूडेंट्स वार्मली आफ्टर द बेल रिंग। अब देखो क्यू वाला, आफ्टर द बेल रिंग, मतलब जब बेल बजी थी, बेल बजने के बाद ही वो क्लास में आएंगे, क्योंकि उनका पीरियड शुरू हो गया स्कूल वाला जो क्लास में चल रहा है वो। तो ओ के बाद हम रखते हैं क्यू को। फिर देखते हैं, ओ हो गया, क्यू हो गया। आफ्टर द बेल रिंग, जब घंटी बजी उसके बाद। एंड ग्रीटेड द स्टूडेंट्स फॉर्मली टू बिगिन द लेसन विद अ स्माइल। तो अब देखो, अब टीचर जो है वो क्लासरूम में कैसे आएगा, स्माइल के साथ आएगा पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद हम रखते हैं एस को, OQS। OQS के बाद फिर टू बिगिन द लेसन एंड ग्रेटेड द स्टूडेंट्स वार्मली। तो फिर उसके बाद देखो, अब जब
एक स्माइल के साथ आए, स्माइल के साथ आए तो वो बच्चों को ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करेंगे। तो उसके बाद हम रखते हैं पी को, तो OQSP। अब हम देखते हैं थोड़ा अपने ऑप्शंस को, QOPSR ये नहीं होगा, OQPS ये भी नहीं होगा, OSQ ये भी नहीं होगा। अब हम बैठा के देखते हैं आर को, टू बिगिन द लेसन, लेसन स्टार्ट करने के लिए, तो OQSPR। अब हम इसको लॉजिकली अरेंज करते हैं इस हिसाब से, OQSPR के हिसाब से। तो पहला है द टीचर एंटर द क्लासरूम, टीचर जो है वो क्लासरूम में आया, ठीक है। आफ्टर द बेल रिंग, जब घंटी बजी थी उसके बाद, ये भी ठीक है। फिर एस विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ आए। फिर पी एंड ग्रीटेड द स्टूडेंट्स वार्मली, और बच्चों को ग्रीट किया टीचर ने। टू बिगिन द लेसन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट बैठ गया, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट है। तो आपको इसी लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। इनमें मतलब घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा मीनिंग पता करना होता है, फिर उसी हिसाब से बता देने। और जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको हम इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। ओ है द बॉय पिक्ड अप द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट फ्रॉम द टेबल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ड्यूरिंग द ब्रेक। तो हमें मोटा मोटा यहाँ से एक ये आइडिया लग रहा है कि एक लड़का है, उसने बुक वगैरह उठाई और वो उसको पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से अब हम लगाते हैं। सबसे पहले हम अपना सेंटेंस उठाएंगे, एंड स्टार्टेड फ्रॉम द टेबल आउट ऑफ ड्यूरिंग द ब्रेक, ये नहीं हो सकता, तो हमारा ओ ही होगा। तो सबसे पहले हम ओ को ही उठाते हैं। द बॉय पिक्ड अप द बुक, जो बॉय है उसने पिक करी किसको, बुक को, मतलब बुक को उठाया। और फिर इसमें एक और चीज दे रखी है कि कहाँ से उठाया, तो ऑब्वियसली बुक जो है उसको टेबल से उठाया होगा, तो फ्रॉम द टेबल, द बॉय पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द टेबल, जो लड़का था उसने बुक को उठाया कहाँ से, टेबल से। तो ओ के बाद हम लगाते हैं क्यू को, फ्रॉम द टेबल। अब उसके बाद, अब कब उठाया होगा, अब हम टाइम पता करते हैं, तो फ्रॉम द टेबल ड्यूरिंग द ब्रेक, जब ब्रेक था तभी उठाया होगा, तभी वो पढ़ना चाह रहा होगा उसको। फिर ओ के बाद हम रखते हैं एस को, तो OQS। अब फिर उसके बाद द बॉय पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द टेबल ड्यूरिंग द ब्रेक। अब फिर उसके बाद उसका रीजन होगा, अब उसने क्यों उठाई, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब उसको जिज्ञासा थी, या तो पढ़ने की जिज्ञासा हो सकती है, कुछ चीज जानने की जिज्ञासा हो सकती है। तो उसके बाद हम रखते हैं आर को। अब फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमारा एक ही बच गया पी, तो OQSRP एंड स्टार्टेड रीडिंग, मतलब फिर उसने उसको क्या है, पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक लड़का था, उसने बुक को उठाया टेबल से जब ब्रेक चल रहा था तब, और क्यों उठाया था, क्योंकि उसको वो जिज्ञासु था, क्यूरियस था, इसलिए उसने उठाया, फिर उसने उसको क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो OQSRP ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सब लाइंस को पढ़ते हैं, एक मतलब अंदाजा लगाते हैं कि किसकी बात करी होगी। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड विद ग्रेट कंसंट्रेशन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड। तो एक इतना हमें पता चल रहा है कि उसने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया था सोने से पहले, और अच्छे एकदम फोकस के साथ जब वो स्कूल से आई, भले ही वो टायर्ड थी उसके बावजूद भी। तो अब हम बैठाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना सेंटेंस मिल गया शी, तो शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले हम बैठाते हैं ओ को। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड विथ ग्रेट कंसेंट्रेशन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, जब उसने जो होमवर्क किया होगा अपना कंप्लीट, तो कब किया होगा, स्कूल से आने के बाद किया होगा, क्योंकि स्कूल से होमवर्क मिलता है। तो ओ के बाद हमारा आएगा आर। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं मतलब कैसे किया, किस मैनर में किया। बिफोर गोइंग टू बेड विद ग्रेट कंसंट्रेशन डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, तो मतलब जब वो थकी हुई थी उसके बावजूद भी उसने जो होमवर्क है उसको कंप्लीट किया। तो उसके बाद हमारा आएगा एस। अब कैसे किया, विथ ग्रेट कंसंट्रेशन और बिफोर गोइंग टू बेड। तो जो ये पी है ये हमें बता रहा है कि जब वो सोने सोने जाने से पहले ही उसने अपना जो काम है, होमवर्क है, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा पी। फिर ये हमें बताएगा कि जो मैनर था वो कैसे किया, तो विथ ग्रेट कंसेंट्रेशन, मतलब फुल फोकस के साथ। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा क्यू, तो ORSPQ। ओ शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, मतलब उसने अपना काम कंप्लीट किया। आर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से आने के बाद।
देन पी बिफोर गोइंग टू बेड यानी सोने जाने से पहले, और कैसे, ग्रेट कंसेंट्रेशन के साथ। तो ORSPQ, ORSPQ ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो इसमें भी हम पहले पढ़ लेंगे, फिर अपना जो भी लॉजिक है उसको लगा के हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर हु एंटर द हाउस लेट एट नाइट विदाउट परमिशन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो द डॉग है, मतलब जो डॉग है वो बार्क कर रहा था लाउडली, बहुत तेज मतलब बार्क कर रहा था। किस पर कर रहा था? तो स्ट्रेंजर पर। तो एट द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर कैसा? हु एंटर द हाउस, हु एंटर द हाउस विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के, लेट एट नाइट। तो देखो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो डॉग था वो बार कर रहा था किस पर? स्ट्रेंजर पर। और स्ट्रेंजर कैसा था? जो घर में घुस गया था। कब? रात में, मतलब रात में, नाइट में घुस गया था घर में विदाउट परमिशन। तो इसका तो इजी हो जाएगा, OPQRS। तो ऑप्शन थर्ड, OPQRS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेयर सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री आफ्टर विनिंग द मैच विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन फ्रंट ऑफ चीयरिंग फैंस ऑन द फील्ड। तो सबसे पहले द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले हम ओ को ही यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आफ्टर विनिंग द मैच। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो अपनी विक्ट्री है उसको कब सेलिब्रेट किया होगा? मैच को जीतने के बाद। तो ओ के बाद पी। फिर उसके बाद विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन फ्रंट ऑफ चीयरिंग फैंस ऑन द फील्ड। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया होगा? फील्ड में। तो उसके बाद हमारा एस आ जाएगा। तो ओ पी और एस, OPS के बाद इन फ्रंट ऑफ चीयरिंग फैंस। तो उन्होंने फील्ड पे किया था, और किसके सामने? जो फैंस उनके चीयर कर रहे थे उनके सामने। तो OPS, फिर उसके बाद क्यू, और बहुत उत्साह के साथ, मतलब विद ग्रेट एंथुसियाज्म, तो क्यू। तो हमारा हो जाएगा OPSRQ। तो OPSRQ ऑप्शन 2। तो ये हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय लाउडली इन द रूम ड्यूरिंग द इवनिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया जो कि ओ में है। तो द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, तो जो बच्चा था उसने रोना शुरू कर दिया था। अब उसके पीछे कोई रीजन होगा, तो रीजन क्या होगा? व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय। तो ओ के बाद पी आ जाएगा। जब मतलब उसका जो खिलौना था जब वो खो गया था, तो बच्चे ने क्या कर दिया था? रोना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मतलब क्यों रोना शुरू कर दिया था? तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा आ रहा था, उसका खिलौना खो गया था इसीलिए। तो ओ के बाद हमारा आ जाएगा एस। फिर उसके बाद कब, मतलब टाइम क्या होगा? तो वो ड्यूरिंग द इवनिंग, मतलब शाम के टाइम, तो आर आ जाएगा। और कैसे, मतलब मैनर कैसा था? तो बहुत तेज, बहुत ज्यादा रोने लगा था। तो OPSRQ। तो OPSRQ ऑप्शन 4, OPSRQ। Then next question 7. The sun rose in the east, spreading light everywhere early in the morning after a long night, bringing warmth. तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओ ही होगा। द सन रोज इन द ईस्ट, मतलब जो सन था वो ईस्ट में उदय हुआ था। तो ओ, द सन रोज इन द ईस्ट। और अब हमें बताना है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। तो स्प्रेडिंग लाइट एवरीवेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा, मतलब सुबह में ही, अर्ली, जब अर्ली मॉर्निंग होती है तभी रोज होता है ना, सन जो है वो ईस्ट में। तो ओ के बाद हमारा आ जाएगा क्यू। ओ के बाद क्यू। फिर आफ्टर अ लॉन्ग नाइट स्प्रेडिंग लाइट एवरीवेयर ब्रिंगिंग वार्म। तो आफ्टर अ लॉन्ग नाइट मतलब रात के बाद ही आएगा। तो ओ क्यू के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ओ क्यू के बाद हमारा आर आ जाएगा। फिर जो उसकी लाइट है वो हर जगह फैलेगी। तो ऑप्शन पी जो है वो हो जाएगा, मतलब स्प्रेडिंग लाइट एवरीवेयर ब्रिंगिंग वार्मथ, मतलब गर्माहट, मतलब स्प्रेड करता है, गर्माहट लाता है। फिर उसके बाद एस। तो OQRPS, OQRPS, OQRPS ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च to attract more customers in the competitive market with innovative features। तो इसका हम देखते हैं वही कि सबसे पहले जो हमारी द कंपनी है वो हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ओ को लेंगे। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी जो है उसने न्यू प्रोडक्ट को क्या किया? लॉन्च किया। फिर कब किया? मतलब आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, तो बहुत महीने की जो रिसर्च थी उसके बाद किया। तो ओ के बाद हमारा पी आ जाएगा। देन उसके बाद टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ इनोवेटिव फीचर्स। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया होगा। तो पी के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो OPR।
इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। फिर उसके बाद then next question, the company launched a new product after months of research to attract more customers in the competitive market with innovative features। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंपनी है उसने क्या लॉन्च किया, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और कब किया था? आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, मतलब बहुत महीनों की रिसर्च के बाद ही किया होगा। तो ओ के बाद हमारा पी आएगा। अब कैसे किया होगा, मतलब उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें भी फीचर्स वगैरह ऐड करी होंगी टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ इनोवेटिव फीचर्स। तो बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स के साथ। तो ओ और पी, और फिर पी के बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पे किया होगा? तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में किया होगा, तो आर आ जाएगा। और किस लिए किया होगा? तो जो नए और ज़्यादा कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ओ पी एस आर क्यू। तो ओ पी एस आर क्यू ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Then next question, the government introduced new policies to improve the economy after analyzing the situation in response to public demand with immediate effect। तो जो गवर्नमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ओ से हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज। तो जो गवर्नमेंट है उसने नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद टू इम्प्रूव द इकोनॉमी आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक डिमांड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो न्यू पॉलिसीज को कब इंट्रोड्यूस करती है? जब पब्लिक डिमांड करती है तभी। तो ओ के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ओ के बाद हमारा आ जाएगा आर। फिर उसके बाद किस लिए किया होगा? तो आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन ये नहीं आएगा, विद इमीडिएट इफेक्ट ये नहीं आएगा। टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए। तो ओ आर के बाद क्या आ जाएगा? हमारा पी आ जाएगा। ओ आर पी आ जाएगा। फिर उसके बाद विथ इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो फिर उन्होंने सिचुएशन जो है उसको एनालाइज किया होगा। तो उसके बाद हमारा क्यू आ जाएगा। ओ आर पी और एक बच गया हमारा फिर लास्ट एस। तो ओ आर पी क्यू एस। तो ऑप्शन 4 ओ आर पी क्यू एस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। Then next question, the scientist made a discovery after years of research that changed the field significantly in medical science। तो वो जो है हमारा वो सब्जेक्ट तो रहेगा ही यहाँ पे। तो जो साइंटिस्ट है उसने एक डिस्कवरी करी। फिर उसके बाद आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, तो बहुत सालों की रिसर्च के बाद उसने जो वो है डिस्कवरी करी होगी। तो ओ के बाद हमारा आ जाएगा पी। फिर ओ के बाद हमारा पी आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। दैट चेंज द फील्ड सिग्निफिकेंटली इन मेडिकल साइंस। तो उसने किस में करी होगी? जो डिस्कवरी है वो मेडिकल साइंस में डिस्कवरी करी। तो के बाद हमारा आ जाएगा कौन सा? एस। फिर उसके बाद दैट चेंज द फील्ड सिग्निफिकेंटली, तो सबसे पहले हमारा सिग्निफिकेंटली आएगा। फिर उसके बाद आर आ जाएगा। तो बचा फिर हमारा कौन सा? क्यू। तो ओ पी एस आर क्यू। ओ पी एस आर क्यू ऑप्शन 2। मतलब कि जो साइंटिस्ट था उसने एक डिस्कवरी करी बहुत सालों की रिसर्च के बाद मेडिकल साइंस में, जिससे जिससे क्या हुआ? जिससे जो उसने जो फील्ड थी मेडिकल साइंस उसको पूरा बदल दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो जैसी भी आपको वीडियो लगी होगी उसकी जो फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप बता सकते हो। और जिन का भी कल एग्जाम है, यानी 31 मार्च को जिनका भी एग्जाम है, उन सबको ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।